हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसकी हिस्ट्री। बीपी अदारकर 1943 में हेल्थ डिपार्टमेंट कमिटी जो कि हेडेड की गई थी जोसेफ बोहरे ने, इनके साथ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमिटी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था 6 नवंबर 1946 को, जिसका नाम था वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल। इसको फिर लेबर मिनिस्टर ने देखा था और लेबर मिनिस्टर ने कहा था कि ये बिल एक बिगिनिंग है सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, जिसे कि बहुत सारी इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज ने फॉलो किया है। तो उसी की ये एक स्टार्टिंग है, एक बिगिनिंग है। इसके बाद सेलेक्ट कमिटी ने इसको कंसीडर किया था और कंसीडर करने के बाद इसका नेम चेंज कर दिया था एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस बिल, जो कि पास किया गया था 2 अप्रैल 1948 को और ये फोर्स में आया था 19 अप्रैल 1948 में। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे जो कि 1951, 1966, 75, 84, 89 और 2010 में हुए। बाकी और भी अमेंडमेंट्स हुए थे, लेकिन 1966 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें बताया गया था कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही थी उनको रिमूव किया गया था। और सेकेंड अमेंडमेंट जो इसका 2010 में हुआ था उसमें इसके 5th ए चैप्टर को रिप्लेस करके न्यू 5th ए चैप्टर बनाया गया था और उस चैप्टर में बताया गया था कि जितनी भी स्कीम्स इंश्योर्ड पर्सन को दी जा रही हैं वो सारे बेनिफिट्स उनके फैमिली मेंबर्स को भी दिए जाएंगे। नाउ अमेंडमेंट्स, हम अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स देख लेते हैं कि इसकी जो वेज सीलिंग है वो 21,000 रुपीज पर मंथ है, जो कि जनवरी 1, 2017 से अमेंड की गई थी। और रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिड्यूस्ड कर दिया गया था, जो कि पहले 6.5% था और अब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन 4% कर दिया गया है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है 3.25%, जो पहले था 4.75, इसको रिड्यूस करके अब 3.25 कर दिया है। और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन जो पहले 1.75% था, इसको रिड्यूस करके 0.75% कर दिया गया है। तो टोटल 4% रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का मिला के है और ये इफेक्टिव किया गया है 1 जुलाई 2019 से। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये रिसेंटली अमेंडमेंट आया है। नाउ फ्यूनरल एक्सपेंसेस ये भी इंक्रीज कर दिए गए हैं 1 मार्च 2019 से और जिन्हें इंक्रीज करके ₹15,000 कर दिया है। अर्लियर इट वॉज ₹10,000। ऑब्जेक्ट, the purpose of this act is to provide benefits to the insured person or their dependents। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करना इंश्योर्ड पर्सन को और उसके डिपेंडेंट्स को। Now scope, it is covered in whole of the country। वेज सीलिंग ₹21,000 पर मंथ, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट इज अप्लाइड टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। ये सभी फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज। सीजनल फैक्ट्रीज को छोड़ के बाकी सभी फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है। फैक्ट्रीज का मतलब होता है कोई भी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग प्रेजेंट्स जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं या फिर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी दिन अगर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज उसमें वर्क कर रहे हैं तो उसे एक फैक्ट्री माना जाएगा। बट डज नॉट इंक्लूड माइंस अंडर माइंस एक्ट 1952 एंड रेलवेज रनिंग शेड, इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये सीजनल फैक्ट्रीज माइंस अंडर माइंस एक्ट 1952 और रेलवेज रनिंग शेड को छोड़कर बाकी सभी फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है। The act has been extended to new class of establishment। इस एक्ट को नई क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में भी एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, न्यूज़पेपर, शॉप्स एंड एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन्स। यहाँ पर 20 या मोर पर्सन्स एम्प्लॉयड होने चाहिए। नोट, एक्ट कैन बी एक्सटेंड to those establishment where less than 10 employees are employed। अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में लेस देन 10 एम्प्लॉइज हैं तो ये एक्ट वहां भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट को 1 मंथ प्रायर नोटिफिकेशन देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब ये अप्रूवल उन्हें मिल जाएगा तो वहां भी ये एप्लीकेबल किया जा सकता है।
पार्ट 2 एग्जाम सेक्शन 87। सेक्शन 87 में बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अगर देती है ऑफिशियल गैजेट में तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ फैक्ट्रीज को, एस्टेब्लिशमेंट्स को, या फिर क्लास ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट्स को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ दिस एक्ट। अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री में ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, इस तरीके के कोई भी बेनिफिट्स अगर पहले से दिए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन होगा ये नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती और बाद में इसे टाइम टू टाइम रिन्यू भी कर सकती है। और जो उसका रिन्यू का पीरियड रहेगा वो भी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम होना चाहिए, यानी 1 साल का पीरियड कम से कम रहना चाहिए। ना सेक्शन 90। सेक्शन 90 कहता है इन केस एम्प्लॉइज इन एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ओन्ड बाय गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, कोई भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जिसमें एम्प्लॉइज ओन किए गए हैं गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से, आर इन रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट्स सिमिलर और सुपीरियर टू द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं उसी तरीके के सिमिलर काइंड ऑफ बेनिफिट्स अगर पहले से प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट उस फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है। नाउ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो माइंस, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट्स और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बाकी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज फैक्ट्री। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फैक्ट्रीज की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। थर्ड इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? ओनर या ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। सेकंड, मैनेजिंग एजेंट ऑफ सच ओनर। थर्ड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ऑफ अ डिसीज्ड ओनर और ऑक्यूपायर। अगर कोई भी ओनर या ऑक्यूपायर डिसीज्ड हो गया तो उस कंडीशन में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर कोई भी पर्सन जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट के लिए। Now, fourth definition is immediate employer. Any person who has undertaken the execution on the premises of a factory or an establishment. कोई भी पर्सन जिसने उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट की प्रेमाइसिस का जितना सारा काम है उसे एग्जीक्यूट अपने अंडर में ले रखा है उसको इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टर भी इमीडिएट एम्प्लॉयर हो सकता है। Now, fifth definition is employee. एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, कोई भी पर्सन जो वेजेस के लिए एम्प्लॉयड किया गया है या फिर कनेक्शन विद द वर्क, किसी काम के लिए वो वहां कनेक्टेड है किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया गया है बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसे एम्प्लॉय किया गया है, वो एम्प्लॉय कहलाएगा। एम्प्लॉय इंक्लूड्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस ऑन एनी वर्क। तो एम्प्लॉय कौन हुआ? जो पर्सन जिसे वेजेस के लिए एम्प्लॉयड किया गया है, जो कि कनेक्टेड है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, यानी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी वर्क से वो कनेक्टेड है, किसी भी पार्ट, डिपार्टमेंट या किसी भी ब्रांच में, और विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर वो रॉ मटेरियल की परचेजिंग से कनेक्टेड है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर या सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, इन सभी को एम्प्लॉय कहा जाएगा। साथ में इसमें इंक्लूड करते हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस भी एम्प्लॉय कहलाया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द इंडियन नेवल मिलिट्री और एयरफोर्स। इंडियन नेवल मिलिट्री और एयरफोर्स के मेंबर को एम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा, या फिर कोई भी पर्सन जिसकी वेजेस एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ है वो भी एम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा, प्रोवाइडेड दैट an employee whose wages exceeds wages prescribed by the appropriate government at any time after the beginning of the contribution period। इसका मतलब है अगर कोई भी एम्प्लॉई जिसकी वेजेस पहले मान लीजिए 18,000 थी या लेस देन 21,000 थी, उस कंडीशन में वो कंट्रीब्यूशन पे कर रहा था, लेकिन कंट्रीब्यूशन पे करने के टाइम ही उसी दौरान उसकी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं और 21,000 या इससे ज्यादा हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में
वो पर्सन तब तक एम्प्लॉय कहलाएगा जब तक उसका वो कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता और उसको बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। Now, sixth definition is wages. Wages means all remuneration paid or payable in cash to an employee. जितनी भी remuneration cash में employee को pay की जाती है in terms of employment, express or implied, were fulfilled and includes any payment to an employee with respect to any period of authorized leave, lockout और strike. वो सारे रेम्यूनरेशन जो कि पे किए जाते हैं कैश में एम्प्लॉय को जब वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान है और उसे उस टाइम भी उसे पे किए गए हैं जब वो ऑथराइज लीव पर, लॉकआउट पर या स्ट्राइक पर रहा है, जो कि 2 मंथ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, लीव, लॉकआउट और स्ट्राइक, बट डज नॉट इंक्लूड्स एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड। इसकी वेजेस में वो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा जो उसने पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, या फिर कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस या सम पेड टू डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस, स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए कोई भी सम पे किया गया है या कोई भी ग्रेचुटी, तो ये सभी उसकी वेजेस में नहीं आएंगी। नाउ 7th डेफिनेशन इज पार्शियल डिसेबलमेंट। Partial disablement means reducing the earning capacity of an employee as a result of some accident. अगर किसी एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी जो भी रिड्यूस हुई है उसको कहा जाता है पार्शियल डिसेबलमेंट। अब इसके अंदर आता है टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। जो रिड्यूसिंग अर्निंग कैपेसिटी है जो उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है, जिस एम्प्लॉयमेंट में उस समय वो था और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है उसको कहा जाता है टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट। सेकेंड इज परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। जो उसकी रिड्यूसिंग अर्निंग कैपेसिटी हुई है वो सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए है। टेम्पररी में क्या था कि जिस एम्प्लॉयमेंट में वो उस समय एंगेज था सिर्फ वहां उसकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, लेकिन परमानेंट के केस में उसकी जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी हुई है वो सभी एम्प्लॉयमेंट के केस में हुई है, इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वॉज कैपेबल एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के टाइम में उस टाइम पर वो जितने भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता था लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा है, तो वहां उसकी रिड्यूसिंग अर्निंग कैपेसिटी हो गई है, तो उसे कहा जाएगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। नोट, every injury specified in part 2 of schedule 2 shall be deemed to result in permanent partial disablement। और permanent partial disablement में वो सारी इंजरीज आएंगी जो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में स्पेसिफाइड हैं। Now, 8th definition is total disablement means incapacitates an employee from all work। जहां बात आती है टोटल की, टोटल का मतलब होता है इनकैपेसिटेट, कि वो पर्सन इनकैपेसिटेट हो गया है काम करने के लिए, लेकिन जहां पार्शियल की बात करते हैं वहां होता है रिड्यूसिंग अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, यहां पर क्या आएगा इनकैपेसिटेट। ठीक है, ये पार्शियल के लिए है। तो मीन्स इनकैपेसिटेट्स एन एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल वर्क which he was capable of performing at the time of accident resulting in such disablement। मीन्स वो पर्सन, वो एम्प्लॉय हर वर्क के लिए इनकैपेसिटेट हो गया है जिसे वो नहीं कर सकता। इंजुरीज ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के जो पार्ट 1 में है वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की इंजुरीज स्पेसिफाइड की गई हैं। If any combination of injuries specified in part 2 of the schedule 2, अगर शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में जितनी भी इंजरीज स्पेसिफाइड हैं और उनका कॉम्बिनेशन किया जाए और वो कॉम्बिनेशन मोर देन 100% या इक्वल टू 100% होता है, तो उस कंडीशन में जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है उसको माना जाएगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक्सीडेंट के दौरान मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में उसकी लेग में प्रॉब्लम आई जो कि मान लीजिए 80% मानी गई है, और उसकी किसी हैंड में या आर्म में प्रॉब्लम आई, उसको 20% का डिसीज माना गया, और आई में उसकी में प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसकी 20% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है। मान इसका टोटल हो गया 120%, तो टोटल 100% से ज्यादा उसकी अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पर लॉस हो गई है, तो इस कंडीशन में उस पर्सन को परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ही माना जाएगा। Now, rate of contributions.
रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 0.75% ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस होता है, और सेकंड एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहेगा 3.25 ऑफ एम्प्लॉइज वेजेस। एम्प्लॉय वेजेस का जो 3.25% होगा उसको पे करेगा एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय पे करेगा अपनी वेजेस का 0.75%। नोट, द रेट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन रिड्यूस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अमेंडमेंट्स में कि जो पहले रेट था 6.5% था, जिसे रिड्यूस करके 4% कर दिया गया है। 3.25 प्लस 0.75 दैट इज इक्वल टू 4%, जिसमें एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये जो भी अमेंडमेंट आया है, ये अमेंडमेंट आया 1 जुलाई 2019 से। नाउ मेडिकल बेनिफिट की बात करते हैं। मेडिकल बेनिफिट में 1/8 एक्सपेंडिचर कवर करती है, बियर करती है स्टेट गवर्नमेंट विद इन अ पर कैपिटा सीलिंग ऑफ ₹1500 पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम। अगर कोई भी इंश्योर्ड एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका जो 1/8 एक्सपेंडिचर होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, और ये जो 1/8 एक्सपेंडिचर है वो ₹1500 तक ही होना चाहिए फॉर पर पर्सन पर एनम। एक साल के अंदर 1500 रुपए तक का ही ये बेनिफिट उसे मिलेगा। ये एक्सपेंडिचर उसकी स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, इससे ज्यादा का नहीं। कि मान लीजिए उसका एक्सपेंडिचर जो आ रहा है 1/8 वो 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको जो एग्जाम्पशन दिया जाएगा, जो बियर किया जाएगा, वो 1500 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डज नॉट पे कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ड्यू डेट, अगर कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता है ड्यू डेट तक, तो उस कंडीशन में ही विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% और मोर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। कोई भी एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसकी जो लायबिलिटी है वो बनती है कि उसको वो कंट्रीब्यूशन विद द रेट ऑफ 12% के साथ पे करना होगा, या ये इससे ज्यादा भी हो सकता है 12% से, जो भी रेगुलेशंस में स्पेसिफाइड होगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू पे कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कलेक्टिवली अपना और एम्प्लॉइज का फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशन पे करना होगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड, चाहे एम्प्लॉय डायरेक्टली एम्प्लॉयड किया गया है या फिर इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू उसको एम्प्लॉय किया गया है। बाद में एम्प्लॉयर एंटाइटल्ड है कि वो एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन जो है उसकी वेजेस में से डिडक्ट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो भी कंट्रीब्यूशन पे करना होगा वो कंट्रीब्यूशन पे करेगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और बाद में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट वो उसकी वेजेस से कवर कर सकता है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी पेड इन सर्टेन केसेस, एम्प्लॉइज किन कंडीशन में अपना कंट्रीब्यूशन पे नहीं करेगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय लेस देन ₹137 अ डे एज डेली वेजेस अर्न कर रहा है तो उस कंडीशन में उसे एग्जैम्प्टेड किया गया है कि वो अपना शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन पे नहीं करेगा। So the employer will have to pay contribution in respect of these employees. तो इन कंडीशन में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर को ही पे करना होगा, और इसे वो उनके वेजेस से डिडक्ट भी नहीं कर सकते। Now contribution period and benefit period. कंट्रीब्यूशन पीरियड जो होता है वो है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है कंट्रीब्यूशन पीरियड, ठीक है। 6 मंथ्स का होता है। पहला कंट्रीब्यूशन रहेगा 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक, और इसका जो बेनिफिट पीरियड मिलेगा वो 1 जनवरी टू 30 जून में मिलेगा। ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है 6 मंथ का। और सेकंड कंट्रीब्यूशन रहता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का, और इसका बेनिफिट मिलता है 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। बेनिफिट्स, टोटल बेनिफिट्स ये हैं जो कि सिकनेस बेनिफिट्स 46A सेक्शन में बताया गया है, और इसके लिए क्वालिफाइंग कंडीशन होनी चाहिए। क्वालिफाइंग कंडीशन का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन पीरियड, कि इन्होंने कितने कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में कितना पे किया है, तो इनके लिए क्वालिफाइंग कंडीशन जरूरी है। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी, डिसेबल बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है। डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए भी क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है। मेडिकल बेनिफिट के लिए क्वालिफाइंग कंडीशन है, और फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए भी कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है। तो यहाँ सेक्शन मेंशन किए गए हैं जिन सेक्शंस में ये स्पेसिफाइड हैं। All the above benefits except medical benefit are paid in cash. बाकी के सारे बेनिफिट्स कैश में पे किए जाएंगे एक्सेप्ट मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट को एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इसे कैश में पे नहीं किया जाएगा। स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट,
स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट का मतलब किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा, किस रेट से मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला है टोटल वेजेस पेड ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन पीरियड। कंट्रीब्यूशन पीरियड के टाइम में आपने कितने वेजेस पे किए हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज फॉर विच दीज वेजेस वर पेड, उन नंबर ऑफ डेज के लिए जिनके लिए वेजेस पे किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स में आपने वेजेस पे किया, आपकी पर मंथ सैलरी है 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपीज के हिसाब से आपने 6 मंथ्स के लिए कंट्रीब्यूशन पे किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 6 मंथ्स में 180 डेज, तो 180 डेज के लिए आपने ये कंट्रीब्यूशन पे किया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 500 रुपीज, यानी 500 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब ये जो बेनिफिट होगा ये किस तरीके से रहेगा, सिकनेस बेनिफिट जो है उसके लिए क्वालिफाइंग कंडीशन है 78 डेज की, एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपने 78 डेज तक कंट्रीब्यूशन किया है तो उस कंडीशन में आपको जो बेनिफिट दिया जाएगा वो 70% होगा। 70% कितना, आपने जो 500 रुपीज निकाला है तो 500 का आपको 70% दिया जाएगा पर डे के हिसाब से, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 91 डेज का। सेकेंड इज मैटरनिटी बेनिफिट रेट। मैटरनिटी बेनिफिट रेट में जो क्वालिफाइंग कंडीशन है वो 70 डेज की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लेकिन ये 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड यानी 1 ईयर का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके लिए है। तो 70 डेज का आपने कंट्रीब्यूशन किया है, इसमें आपको पूरा बेनिफिट 100% दिया जाएगा और ये बेनिफिट रहेगा 26 वीक्स के लिए। डिसेबलमेंट बेनिफिट के लिए कोई भी क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है और इसमें जो बेनिफिट रेट होगा वो 90% का रहेगा और टिल रिकवरी तक है। डिपेंडेंट्स बेनिफिट, इसमें भी कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है, इसमें जो रेट दिया जाएगा वो भी 90% रहेगा और टिल लाइफ तक। अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके डिपेंडेंट्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा और वो उसके स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट के 90% के अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट दिया जाएगा और ये उन्हें टिल लाइफ तक मिलेगा। देन फिफ्थ इज मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट की क्वालिफाइंग कंडीशन है अगर आप सिकनेस बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं तो आप मेडिकल बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें कोई भी कैश नहीं मिलता, इसमें ट्रीटमेंट मिलता है। तो ट्रीटमेंट में आपको बताया गया था कि 1/8 जितना भी एक्सपेंडिचर होता है 1/8 एक्सपेंडिचर उसको स्टेट गवर्नमेंट बियर कर, बाकी का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बियर करती है और ये बेनिफिट आपको दिया जाएगा आपके सुपर एनुएशन तक। नाउ लास्ट इज फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो इसकी कोई क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं है, इसमें जो बेनिफिट दिया जाता है वो ₹15,000 दिया जाता है जिसे पे कर दिया जाता है विद इन 3 मंथ्स के अंदर। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सिकनेस बेनिफिट जो कि सेक्शन 46 सबसेक्शन ए के अंदर आता है। The employees covered by ESI Act can avail periodical payment as long as the medical condition is verified by the appointed medical practitioner। अब जो भी सिकनेस हुई है किसी भी एम्प्लॉय को उसका वो बेनिफिट अवेल कर सकता है, लेकिन वो बेनिफिट वो तभी अवेल करेगा जब कोई भी मेडिकल अपॉइंटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये वेरीफाई कर देगा कि उसकी प्रॉब्लम उसका सिकनेस क्या है, उसके बाद ही उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। क्वालिफाइंग कंडीशन इसमें क्या थी, 78 डेज तक मिनिमम कंट्रीब्यूशन उसको करना होगा जो कि 1 कंट्रीब्यूशन पीरियड में होगा, तभी वो इस बेनिफिट को क्लेम कर सकता है। और रेट क्या रहेगा 70% ऑफ देयर वेजेस रहेगा और ड्यूरेशन 91 डेज के लिए 1 साल के अंदर उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा। नोट अ न्यू एम्प्लॉय, देखिए ये बताया गया अगर कोई भी एम्प्लॉय कोई नया एम्प्लॉय एम्प्लॉयड किया गया है और वो कंट्रीब्यूशन उसके लिए जो रहता है पीरियड वो है 156 डेज का। जनरली कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स में कितने होते हैं 180 डेज अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसके पास कंट्रीब्यूशन पीरियड में सिर्फ 156 डेज ही बचे हुए हैं तब उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो उस कंडीशन में उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस पे करनी होंगी वो नॉट लेस देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज अवेलेबल फॉर वर्किंग इन सच अ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड होनी चाहिए कि उस कंट्रीब्यूशन पीरियड में जितने टाइम भी उसने वर्किंग किया है, तो सपोज उसने 156 डेज
के लिए उसके पास टाइम पीरियड है, तो उस कंडीशन में जितने भी वर्किंग डेज इसमें रहेंगे उसका हाफ उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। मान लीजिए उसमें वर्किंग डेज 150 डेज हैं, तो 150 डेज का हाफ 75 डेज उसको कंट्रीब्यूशन करना होगा, तभी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। सिचुएशंस अंडर विच सिकनेस बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सिकनेस बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट पेबल ऑन एनी डे ऑन विच द एम्प्लॉय रिमेन्स ऑन लीव, हॉलीडे और स्ट्राइक फॉर विच दे रिसीव वेजेस। अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसे वेजेस मिल रहे हैं और वो उस टाइम पर लीव पर है, हॉलीडे पर या फिर स्ट्राइक पर है, तो उस कंडीशन में उसको सिकनेस बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नाउ एनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट पीरियड, एनहेंस का मतलब वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के केसेस में सिकनेस बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया है। वेसेक्टोमी में फर्दर पीरियड ऑफ 7 डेज के लिए और ट्यूबेक्टोमी में फर्दर पीरियड ऑफ 14 डेज के लिए सिकनेस बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया है, और ये बेनिफिट जो दिया जाएगा ये फुल वेजेस पर दिया जाएगा। नाउ एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, इंश्योर्ड एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम सर्टेन मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजेस, ये जितने भी 34 डिसीजेस हैं ये सर्टिफाइड किए गए हैं और इनको ही बोला गया एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। अगर इस तरह का कोई भी डिसीज किसी एम्प्लॉय को हो जाता है तो उस कंडीशन में उसकी जो क्वालिफाइंग कंडीशन रहेगी वो कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 ईयर्स। अगर उस इंश्योर्ड एम्प्लॉय ने कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट 2 साल का किया है और उसमें उसने 2 साल के अंदर यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड्स के अंदर 156 डेज का कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसे जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट पहले 91 डेज से एक्सटेंड करके 124 डेज का किया जाएगा और बाद में ये इंक्रीज होके 2 इयर्स का हो सकता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स के पीरियड में 2 इयर्स का भी बेनिफिट उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और इसमें जो रेट ऑफ वेजेस मिलेगा वो 80% ऑफ वेजेस दिया जाएगा। सेकेंड इज मैटरनिटी बेनिफिट, ये सेक्शन 46 सबसेक्शन बी में बताया गया है। इसके अंदर जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो प्रेगनेंसी और कन्फाइनमेंट के लिए पे किए जाते हैं और इसकी क्वालिफाइंग कंडीशन रहेगी एटलीस्ट 70 डेज इन प्रीसीडिंग 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड, कि उसने जो भी कंट्रीब्यूशन पे किए हैं वो 70 डेज के लिए पे किए हों और 2 कंट्रीब्यूशन यानी 1 साल के अंदर। और जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे वो 26 वीक्स के लिए दिए जाएंगे, जिसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 1 मंथ के लिए मेडिकल एडवाइस पर। देन फॉर अ कमिश्निंग मदर, किसी कमिश्निंग मदर के लिए या फिर कोई भी लेडी जो कि बेबी अडॉप्ट करती है लेस देन द एज ऑफ 3 मंथ्स। थर्ड कंडीशन इज कोई भी विमेन जिसके 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड हैं, उनको जो भी वीक्स दी जाएंगे वो 12 वीक्स का ही बेनिफिट दिया जाएगा और इनका जो रेट ऑफ वेजेस रहेगा वो 100% रहेगा। नोट, मेडिकल बेनिफिट ऑफ ₹3,500, जहां पर ESI बेनिफिट हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है उस केस में मेडिकल बोनस ऑफ ₹3,500 दिया जाएगा। थर्ड इज डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये सेक्शन 46 सबसेक्शन सी में बताया गया है। इसकी जो क्वालिफाइंग कंडीशन है के लिए कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की नीड नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है और जिस रेट से दिया जाएगा वो 90% ऑफ वेजेस होगा फॉर टेम्पररी, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में दिया जाएगा। टेम्पररी डिसेबलमेंट वो कहा जाएगा जो मिनिमम कम से कम 3 दिन तो डिसेबलमेंट होना चाहिए, 3 दिन के बाद भी अगर उसको डिसेबलमेंट रहता है तो वो टेम्पररी डिसेबलमेंट कहलाएगा। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ये पहले हम बता चुके हैं डेफिनेशन। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी बता चुके हैं कि उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी को देखते हुए ये बेनिफिट उसको दिए जाएंगे। ऑक्यूपेशनल डिसेबलमेंट जो भी 3rd शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं, उनकी वजह से कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसेबलमेंट होता है उनको फुल रेट पर यानी 100% ऑफ वेजेस पर पे किया जाएगा। Now, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस 2 तरीके के होते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस और सेकंड इज फिजिकल डिसेबलमेंट अलाउंसेस। रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस क्या होते हैं? अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसको इंजरी हुई है, इंजरी के टाइम या तो उस पर्सन की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल लॉस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है वो ड्राइविंग करता है और ड्राइविंग के
टाइम पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से अब वो ड्राइव नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसको सिर्फ एक सिटिंग जॉब दी जाएगी। तो सिटिंग जॉब में जो भी उसको ट्रेनिंग मिलेगी उस ट्रेनिंग को कहा जाता है वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, यानी उसे वोकेशनल कहा जाता है कि उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस टाइम पर उसका जितना भी खर्चा आएगा वो सारा पे किया जाएगा एज एन अलाउंसेस, यानी उसको अलाउंसेस उसके दिए जाएंगे। और सेकंड है फिजिकल डिसेबलमेंट अलाउंसेस। फिजिकल डिसेबलमेंट का मतलब कि अगर किसी को कोई भी इंजरी हुई है जिसको रिकवर वो कर सकता है तो उसके लिए उसको जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है उसमें उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तो उस ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा आएगा वो सारा एज ए अलाउंसेस उसको पे किया जाएगा। तो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन अलाउंसेस में जो भी अमाउंट ऑफ फी एक्चुअल पेड, जितनी भी फीस लगी है वो, या फिर 123 पर डे के हिसाब से जो भी विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा है वो उसको अलाउंस दिया जाएगा। और फिजिकल डिसेबलमेंट अलाउंसेस के केस में जब तक वो आर्टिफिशियल लिव सेंटर में रहता है तो जिस रेट पर भी उस एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको अलाउंसेस दिए जाएंगे। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिसेबलमेंट। अब ये डिसेबलमेंट कौन डिसाइड करता है, और ये परमानेंट डिसेबलमेंट के रिगार्ड में होता है, तो इसको डिसाइड किया जाता है बाय मेडिकल बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। एवरी केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट रेफर्स टू मेडिकल बोर्ड बाय ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। परमानेंट डिसेबलमेंट के केस को मेडिकल बोर्ड को रेफर कर देती है और ये एक प्रोविजनल असेसमेंट बनाते हैं। तो जो भी उनका असेसमेंट होता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय उस असेसमेंट से एग्रीव्ड है तो वो एग्रीव्ड एम्प्लॉय अपील कर सकता है मेडिकल बोर्ड के अगेंस्ट में, और ये कर सकता है या तो मेडिकल अपीलेट ट्रिब्यूनल में या फिर डायरेक्टली कर सकता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट के अंदर। और जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का फाइनल असेसमेंट होगा वह उसे मानना होगा। ठीक है, या तो वो इस प्रोसेस के थ्रू जा सकता है या डायरेक्टली वो अपील कर सकता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोर्ट में। नोट, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मेडिकल बोर्ड आफ्टर 6 months ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट एंड बिफोर 5 years ऑफ फाइनल असेसमेंट। जो भी अपील किसी भी एग्रीव्ड एम्प्लॉय को करनी है वो मेडिकल बोर्ड ने जो अपना प्रोविजनल असेसमेंट दिया था यानी अपना डिसीजन बताया था उसके 6 months के बाद और फाइनल असेसमेंट के 5 साल के पहले, इस ड्यूरेशन में ही अपील हो जानी चाहिए, तभी वो मानी जाएगी। नाउ फोर्थ इज डिपेंडेंट्स बेनिफिट। डिपेंडेंट्स बेनिफिट सेक्शन 46 सबसेक्शन डी में बताए गए हैं। ये पीरियोडिकली यानी मंथली पेमेंट किया जाता है डिपेंडेंट्स या फैमिली मेंबर्स को इंश्योर्ड पर्सन की, जो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर जिसकी डेथ हो गई है, और ये पेबल किए जाएंगे किसी उसकी विडो को या फिर माइनर लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन को या अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर को या फिर उसकी विडो मदर को। If wholly dependent on the earning of the insured person at the time of his death, a legitimate son or daughter who has not attained the age of 25 years, अगर कोई भी उसका बच्चा, बेटा या बेटी जिसने 25 इयर्स की एज अटेन नहीं की है और टोटली वो उसी पर्सन पर डिपेंडेंट थे, तो उस कंडीशन में ये इनको भी दिया जाएगा, और इसका जो रेट रहेगा वो 90% ऑफ वेजेस रहेगा। क्वालिफाइंग कंडीशन इसके लिए कुछ भी नहीं है। नाउ फिफ्थ इज मेडिकल बेनिफिट। ये सेक्शन 46 सबसेक्शन ई सबसेक्शन 2 में बताया गया है। फुल मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड टू एन इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द डे ही एंटर्स इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। जिस दिन से वो एम्प्लॉयमेंट में आता है उस दिन से फुल मेडिकल केयर उस पर्सन को और उसके फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी। क्वालिफाइंग कंडीशन, अगर वो सिकनेस बेनिफिट या मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है तो वो मेडिकल बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल होगा। An insured person ceases insurable employment due to permanent disablement will continue to receive medical benefit till the date on which he would have vacated the employment। अगर कोई भी insured person उसका insurable employment ceases यानी रुक जाता है, किस वजह से? परमानेंट डिसेबलमेंट की वजह से, तो उसको वो मेडिकल बेनिफिट रिसीव होंगे। और वो कब तक मिलेंगे? जितने टाइम तक उसका जो एम्प्लॉयमेंट था उस टाइम तक उसको वो मेडिकल बेनिफिट दिए जाएंगे ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन। अगर वो इंश्योरेबल पर्सन चाहता है कि सुपर एनुएशन के बाद भी उसको ये बेनिफिट दिया जाए मेडिकल बेनिफिट, तो उस कंडीशन में उसको 5 years तक और कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना होगा ऑफ ₹10 पर मंथ।
पर मंथ के हिसाब से ₹10 का उसको 5 साल तक का कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो उस कंडीशन में वो पर्सन मेडिकल केयर के लिए अपनी और अपनी स्पाउस के लिए एंटायर लाइफ तक एंटाइटल्ड रहेगा। Now 6 is funeral expenses. Funeral expenses सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं, जो कि 15,000 रुपीज तक पे किए जाएंगे एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को, और ये पे होंगे विद इन 3 months ऑफ डेथ। नोट, अर्लियर जो थे फ्यूनरल एक्सपेंसेस वो ₹10,000 थे, लेकिन 1 मार्च 2019 के नोटिफिकेशन में इनको एनहेंस्ड करके ₹15,000 कर दिया गया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो अभी अभी रिसेंटली हुए हैं, ये आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, नेम से ही समझ में आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी एम्प्लॉय जो पहले उसके पास एम्प्लॉयमेंट था और अब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसके लिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कहा गया है। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2005, और इसमें बताया गया कोई भी इंश्योर्ड पर्सन हु हैज बिकम अनएम्प्लॉयड आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड 3 or more years, अगर कोई भी पर्सन जो कि 3 और 3 साल से ज्यादा के लिए इंश्योर्ड था, लेकिन अब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है ड्यू टू क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, या फिर रिट्रेंचमेंट की वजह से हो गया है, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, या फिर उसको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, लेकिन जो डिसेबिलिटी हुई है ये नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी है। नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर या एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसे इंजरी नहीं हुई है, ये उसको एम्प्लॉयमेंट से हटके इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में वो एंटाइटल्ड है एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के लिए, जो कि 50% ऑफ वेज उसको दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years, 2 साल के लिए उसको ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, और ये अलाउंसेस होंगे 50% ऑफ हिज वेज, और साथ में उसको मेडिकल केयर भी दी जाएगी उसको और उसके फैमिली को, जो कि ESI हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के अंदर से उसे मिलेगी मेडिकल केयर। और ये जो मेडिकल केयर दी जाएगी ये इंश्योर्ड पर्सन के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के पीरियड में ही होनी चाहिए, मीन्स जिस टाइम पर उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 2 years के लिए दिया गया है, उसी ड्यूरेशन में उसको ये मेडिकल केयर दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड फॉर अपग्रेडिंग स्किल्स, साथ में उस एम्प्लॉय को स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, और उस ट्रेनिंग पे जो भी एक्सपेंडिचर आएगा उसकी फी या ट्रेवलिंग का वो सारा अलाउंस पे करेगी या बियर करेगी ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये मैक्सिमम 6 months के लिए ही करेगी। तो यहाँ हम इसका पार्ट 1 फिनिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।